नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज कंसोलिडेशन का दिन है। 30 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक 135 अंकों की गिरावट पर और मिड कैप्स में अभी भी पेन है, करीब करीब 200 पॉइंट नीचे। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इन सभी चार्ट्स में डे लो से कुछ रिकवरी के अंश बनते दिखाई दे रहे हैं। अब भी दूरी है डे हाई से, लेकिन हाँ, कुछ कोशिश तो की है। आपको दिखा देते हैं इस समय एडवांस डिक्लाइन रेशियो। अब स्थिति है 1:1, लेकिन गिरने वाली संख्या ज़्यादा दिख रही है। देखते हैं वो मामला पलटेगा या नहीं। अब आज फिर टेक्नोलॉजी कंपनियों में दबाव है, तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में आपको दिखाई देगा कि प्रेशर कहाँ से। देखिए, टेक्नोलॉजी काउंटर्स में इन्फी, टीसीएस दोनों प्रेशर में। आज बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा सा दबाव डाला है, रिलायंस का साथ मिला है, इसीलिए हम थोड़ी सी अपनी चाल को संभाल पाए हैं, वरना ये 30 पॉइंट की गिरावट से ज़्यादा हम पेन में होते। आईटीसी, एक्सिस, नेस्ले की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिलता हुआ, लेकिन क्लियरली गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है आज बढ़ने वालों की तुलना में। हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, उनकी तरफ से क्या नए ट्रेड्स आएंगे और कल दोपहर 3:30 बजे तक उनकी रिटर्न्स क्या रहे, वो आपकी स्क्रीन पर है। 4% के रिटर्न्स रत्नेश ने कमाए, ये लीड कर रहे हैं स्टैली को। फिर अमित त्रिवेदी 0.37% के रिटर्न्स पर, वीरल ने -0.61% तक के रिटर्न्स कमाए। आज के लिए अप्रोच क्या बन रही है? रत्नेश, कल अच्छे स्टॉक पिकिंग हुई, बताइए आज के लिए मामला क्या लग रहा है? कंसिडरिंग ऊपरी लेवल से मार्केट फिर अटका है। गुड मॉर्निंग अर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। नहीं, बाजार के साथ कल सेम व्यू था कि कंसोलिडेशन में हमको देखने को मिलेगा, बट अभी भी मुझे नहीं लगता किसी तरह की घबराने की बात है। नीचे आए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से मिलेगी। 21,350, 21,300 काफी अच्छे लेवल है बाइंग करने के लिए। बाजार में थोड़ा सा अपवर्ड गैप एरिया, जो बाजार गैप से ओपन हुए थे, वो गैप थोड़ा छोड़ के आया, तो हो सकता है एक बार उसको फिल करने के लिए अप्रोच करे। इससे इससे ज्यादा बड़ी खराबी मुझे नहीं दिखती बाजार में। ऊपर में कहीं ना कहीं जरूर सप्लाई 21,500, 21,550 की है, तो ये ओवरऑल जोन में रहेगा। बट नीचे बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे भी मुझे ऐसा लगता है कि बरकरार रहना चाहिए बाजार में। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ बने रहे, ये रत्नेश कह रहे हैं। विरल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तेजी की तरफ आइडिया ज्यादा दिखेंगे या फिर कुछ मंदी के बारे में भी सोचना चाहिए? या गुड मॉर्निंग। अगर देखेंगे तो थोड़ा मिक्स रहेगा मार्केट। मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से ऊपर में 21,500 अभी तक तोड़ नहीं रहा और नीचे में 21,300 ये लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो लग रहा है और एक दो दिन साइडवेज रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स हमें ज्यादा देखने मिलेगी। तो लग रहा है थोड़ा बहुत मिक्स मार्केट रह सकता है, और जो मिड कैप स्टॉक्स है मुझे लग रहा है उसमें थोड़ी तेजी आज देखने मिल सकती है। ओके, मिड और स्मॉल कैप्स में आप कह रहे हैं कुछ तेजी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो है, अब सिर्फ इंडेक्स को देखेंगे तो थोड़ा सा डर बढ़ेगा, जहां पर मिड कैप इंडेक्स भी दबाव में है। अच्छा, 2-3 ट्रेड्स आपको हाईलाइट करके बता दें जो टॉप कॉल्स रहे हैं कल। एक तो हिंदुस्तान कॉपर, मुझे याद है वीरल ने दिया था, उसमें अच्छी खासी कमाई हुई, 3% के रिटर्न्स। लेकिन जो सबसे ज्यादा चला वो था IRCTC। क्या चला है वो काउंटर? कल करीब 5% से ज्यादा के रिटर्न्स इसने कमा कर दिए। पहले तो इस पर एक व्यू, IRCTC की पोजीशन को अभी भी होल्ड करना है। रत्नेश, क्या सलाह होगी? मेरे ख्याल में आपने आज मार्केट की पोजीशन के लिहाज से या फिर इस गेम शो के लिए कल प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन हमारे दर्शक अगर उस स्टॉक को लेकर बैठे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? नहीं, आईआरसीटीसी में आप देखेंगे बहुत डाउन साइड में एक बहुत अच्छा क्लासिकल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना, बहुत अच्छा वॉल्यूम आया। तो आपने सही कहा कि एक्चुअली गेम के लिहाज से मुझे बुक करना पड़ा, बाकी इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए। इसको स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले अपना, 820 पे स्टॉप लॉस है। ऊपर में जो टारगेट अभी मुझे कंफर्म है 920, 930 के तो बन ही जाएंगे। और उसके बाद में अगर वो लेवल आ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस फिर रिवाइज करके लाएंगे 850 पे, और ऊपर में टारगेट की जो बनेंगे वो 1050 से 1100 तक के बनेंगे इसके लिए। ओके, तो IRCTC में पोजीशन आपकी अगर है तो बने रहिए, क्योंकि स्टॉक अब चलने लगा है, इसके साथ रहना है। बिरल, हिंदुस्तान कॉपर अच्छा खासा चमका कल के सत्र में, इस पर क्या प्लान है आपका? ओवरऑल अगर देखेंगे तो अभी भी ये 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा लग रहा है। उसका जो ऊपर में रेजिस्टेंस है तो अराउंड 220 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है और एक दो दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 210 के आसपास है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए किसको भी रखना है तो मुझे ऐसा ऊपर में 240 to 250 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, पर फिलहाल तो मैं होल्ड करना चाहूंगा।
ओके, तो होल्ड करने की सलाह। तो वीरल का एक ये ट्रेड इनका अभी भी बना हुआ है, आप भी होल्ड कर सकते हैं। इप्का लैब्स में भी आपकी पोजीशन बनी हुई है, राइट वीरल? नहीं, मैंने वो अभी एग्जिट करा दिए, मैंने अराउंड 1125 में एग्जिट करा दिया था। ओके, एग्जिट आपने 1125 पर कर लिया, तो फिर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर है। नया ट्रेड आप क्या ऐड करेंगे, बताइए। मैं आज नया ट्रेड आईबीएल रियल एस्टेट ऐड करना चाहूंगा। देखेंगे तो नीचे से अच्छा खासा अपसाइड रैली मिल रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन भी हो रहा है और साथ में आज वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से अपसाइड रैली हमें अच्छी खासी देखने मिल सकते हैं। ऊपर में 120 का लेवल्स रहेंगे और नीचे में 85 का स्टॉप लॉस रहेगा। 120 के लिए इंडिया बुल्स रियल आप कह रहे हैं, तेजी की पोजीशन रहेगी, स्टॉप लॉस 85 का लगाना है। स्टॉक देखिएगा 4% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, 95 के आसपास खरीदारी का मौका। ये गलत प्राइस वहाँ पर आ रही है, 95 पर ट्रेड कर रहा है वो काउंटर, उसको प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा। तो ये फिलहाल आपके लिए वीरल का पहला पिक। अमित के पोर्टफोलियो में पर मेरी नज़र गई, एक तो लेमन ट्री को अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं, दूसरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ट्रेड को अभी भी होल्ड किया हुआ है। एनएमडीसी में जो कल तेजी का ट्रेड दिया था उन्होंने कर लिया है एग्जिट। नया स्टॉक क्या होगा अमित? देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से कैस्ट्रॉल इंडिया पे ध्यान रख सकते हैं। रिसेंटली ब्रेकआउट देखने मिला है 145 के ऊपर। करंट मार्केट प्राइस 151 पे बाय कर सकते हैं। ओवरऑल अंडर परफॉर्मर है ये स्टॉक, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी है। सो 145 के स्टॉप लॉस के साथ कैस्ट्रॉल इंडिया अपसाइड टारगेट में जो दिख रहा हूँ 170 तक के दिख रहा हूँ। 170 तक के टारगेट्स के लिए कैस्ट्रॉल इंडिया में तेजी का व्यू 152 तक का लेवल इस समय दिख रहा है। अगर आप ट्रेड में उतर रहे हैं तो आप 145 के आसपास आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए व्यू कैस्ट्रॉल इंडिया पर। चलिए अब रत्नेश का पोर्टफोलियो देखते हैं, और रत्नेश के पोर्टफोलियो में ज़्यादातर ट्रेड्स इन्होंने इनफैक्ट कल सारे या तो एग्जिट कर लिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया है। रत्नेश, नया ट्रेड आपका क्या है? नया ट्रेड एक्चुअली मेरा भी आईबी रियल एस्टेट ही था, पर ठीक है, अब मैं दूसरा कुछ ऐड करना चाहूंगा, उसमें जी शिपिंग रहेगा। जी शिपिंग में मुझे काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो जी शिपिंग में यहाँ पे 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर मुझे 1100 रुपए तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। ये शिपिंग आप कह रहे हैं तेजी वाला ट्रेड, आपकी राय 1200 का टारगेट? 1100 रुपए का 1100 का टारगेट और स्टॉप लॉस 900 रुपीज का। ये थोड़ा सा पोजिशनल होगा या फिर इस हफ्ते अचीवेबल है टारगेट्स? मेरे हिसाब से अगर बाजार थोड़ा सपोर्ट करा तो बिल्कुल यहाँ से 100-150 रुपए की तेजी तो इसी हफ्ते हो जाएगी, पर अगर बाजार कंसोलिडेशन में गया तो हो सकता है कि पोजिशनल में इसको कन्वर्ट करना पड़े। ठीक है, तो ये आपके लिए जीई शिपिंग क्लियरली 1100 का टारगेट और स्टॉप लॉस आप 900 के आसपास का रखेंगे। ये है रत्नेश की राय। वीरल, दूसरा ट्रेड है आइडेंटिफाइड या दोपहर का इंतजार होगा? नहीं, आइडेंटिफाइड है। बताइए फिर। दूसरा पिक मेरा आइडिया फोर्ज पे रहेगा। देखेंगे तो नीचे में अच्छा खासा कॉन्सोलिडेट हुआ है और आज ब्रेकआउट भी मिला है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से ऊपर में 950 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 780 का रहेगा। ओके, तो आइडिया फोर्ज 3.5% वैसे ऊपर है ये काउंटर। यहाँ पर एक मौका तेजी का बन रहा है। टारगेट स्टॉप लॉस वाली प्लेट अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। 950 की तैयारी हो रही है, तो तेजी की पोजीशन आप लेंगे और स्टॉप लॉस 780 के आसपास लगाइएगा जरूर। रत्नेश, आपका क्या इरादा है? नया ट्रेड इस समय देंगे या फिर दोपहर में? नहीं, थोड़ा सा वेट करके अर्शिता जी के मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करके एक नया ट्रेड आएगा। और अमित के पोर्टफोलियो में वैसे जगह है नहीं, अगर कुछ एग्जिट करेंगे तभी जगह बन पाएगी। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स आए हैं। अच्छा, एक स्पेस जिस पर नजरें आपकी होनी चाहिए वो है पीएसयू बैंक, क्योंकि कल दोपहर में जिस तेजी से एसबीआई में रिकवरी आई थी, लग रहा था कि हाँ अब शायद चलेगा, लेकिन आज सुबह में फिर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। दरअसल है तो पूरा पैक वॉलेटाइल, हालांकि इस वॉलेटिलिटी में मौके खरीदारी के बन रहे हैं, ये मोतीलाल ओसवाल का मानना है। उन्होंने इनफैक्ट एक डिटेल रिपोर्ट निकाली और कई सारे सरकारी बैंकों में इन्होंने अपने टारगेट रिवाइज किए हैं ऊपर की तरफ। क्या कहती है रिपोर्ट, क्यों बुलिश है मोतीलाल इस समय सरकारी बैंकों पर? यतन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी डिटेल के साथ, बताइए।
गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सभी के सभी पीएसयू बैंक्स जो मोतीलाल ओसवाल की कवरेज में हैं, इनके टारगेट्स बढ़ाए गए हैं। एसबीआई का फॉर एग्जांपल टारगेट बढ़ा के 800 रुपये कर दिया गया है, पीएनबी का 90, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक का 150 और 550 रिस्पेक्टिवली, और इंडियन बैंक का 525 रुपये का यहाँ लक्ष्य दिया गया है। ऑब्वियसली जो पीएसयू बैंक्स की बात करें तो वैल्यूएशन के लिहाज से तो अट्रैक्टिव है ही, अर्निंग्स वाइज भी मोतीलाल को लगता है कि काफ़ी अच्छी मुनाफे की ग्रोथ यहाँ आगे जाके आपको आती हुई दिखाई पड़ सकती है। अगर हम बात करें री रेटिंग की तो जो PSBs का यानी जो स्टेट बैंक्स हैं, इनकी अर्निंग पूल जो है लगभग 1.7 लाख करोड़ तक बढ़ती हुई नजर पड़ेंगी FY26 में, जो कि FY22 में 57,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पूल था। तो यहाँ से प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 3 गुना हो सकता है। अगर हम बात करें मार्जिन परफॉर्मेंस तो रेजिलिएंट रहेगा। बात करें डिपॉजिट फ्रेंचाइज की तो ये भी बढ़िया है, क्योंकि जो कासा रेशियो है काफ़ी हेल्दी रहा है पीएसयू बैंक का, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स मोबिलाइज कर पाई हैं, और इसी वजह से मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि एक अर्निंग्स का टेलविंड रहेगा। ऑब्वियसली जो वेज रिवीजन है इसका असर एसबीआई पे होता हुआ ज़्यादा नजर पड़ेगा, लेकिन दूसरे पीएसयू बैंक्स पे ऐसा कोई खास असर नहीं देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर हम बात करें पीएसयूज में, खास करके बैंकिंग सेक्टर में, तो मोतीलाल को लगता है सब्सटैंशियल अपसाइड पीएसयू बैंक शेयरों में यहाँ से भी बनती हुई नजर पड़ेगी। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स रेडार पर, कैनरा बैंक 550 का टारगेट, एसबीआई का 800 का टारगेट, सभी में एक अपटिक देखने को मिलेगा, ये भरोसा है मोतीलाल ओसवाल का। अच्छा वीरल, वैसे एक अपडेट हमारी टीम की तरफ से आया है, उन्होंने अभी चेक किया, आइडिया फोर्ज अभी तक के NSE 500 का हिस्सा बन नहीं पाया है, तो उसको बदलेंगे प्लीज। फिर तो मैं पेटीएम बाय करना चाहूंगा। ओके, वो भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हुआ है, यहाँ से अपसाइड रैली मुझे देखने मिल सकते हैं, ऊपर में 700 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, नीचे में 590 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप कह रहे हैं पेटीएम, आइडिया फोर्ज को रिप्लेस कीजिए और पेटीएम में पोजीशन 590 के स्टॉप लॉस के साथ आप लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है, 700 का आपका टारगेट रहेगा, तो ये एक चेंज हो गया। आइडिया फोर्ज क्वालिटी कंपनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये अब क्योंकि NSE 500 में अभी तक शामिल नहीं हुआ है, इसीलिए हम आइडिया फोर्ज को स्किप कर रहे हैं। वो एक नियम है जिसके साथ हम रहना चाहते हैं। चलिए, तो पेटीएम आया अब आपके लिए, 700 का टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे, आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वेदांता। मेरे ख्याल में वो अपडेट आ चुका है, आपको याद होगा आज सुबह में मेंशन कर रहे थे कि कंपनी की बोर्ड बैठक है, NCDs के जरिए कंपनी फंड रेज पर विचार करने वाली थी आज सुबह में, और वो फ्लैश अभी देखा। हाँ, 3,400 करोड़ कंपनी NCDs के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर फंड रेज करेगी। वो फ्लैश आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आ जाएगा। 3,400 करोड़ रेज करने का कंपनी का प्लान है। अच्छा, आपको इन सारी चीज़ों को एक कॉन्टेक्स्ट में रखना है। ध्यान रखिएगा कि जनवरी में कंपनी के करीब 1.2 बिलियन डॉलर तक का जो डेट है उसे मैच्योर होना है, तो उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। ये वेदांता रिसोर्सेज के लिए है। अब वेदांता रिसोर्सेज क्लियरली, क्योंकि वेदांता में हिस्सा रखता है, तो कुछ फंड यहाँ वहाँ से जुटाना चाहती है। ध्यान दीजिएगा, आज सुबह में ये भी अपडेट आया था कि 11 रुपये प्रति शेयर का ये डिविडेंड की घोषणा इन्होंने कर दी है। एक्सपेक्टेशन 7 से 8 रुपये प्रति शेयर की डिविडेंड का था, लेकिन उससे ज़्यादा आया है। कुल मिलाकर पे आउट जो है 4,089 करोड़ के आसपास का है, जिसमें प्रमोटर यानी कि वेदांता रिसोर्सेज को 2,605 करोड़ मिलेंगे। ये इनफैक्ट FY24 में कंपनी लगभग 29.5 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। पहला वाला जो आया था वो करीब आपको याद होगा 18 रुपये प्रति शेयर के आसपास का मई में इन्होंने घोषणा की थी, और अब ये फंड रेज की भी खबर आ चुकी है। बेसिकली एक सिचुएशन सेटअप की जा रही है कि आगे जो डेट मैच्योर होगा, जो पेमेंट करने हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जाए। एक तो कुछ हिस्सा ये डिविडेंड पे आउट से आएगा, और ऑफ कोर्स 3,400 करोड़ का यहाँ पर NCDs के जरिए फंड रेज करने का भी इरादा है। स्टॉक आधा % ऊपर है। रत्नेश, टेक्निकली अब क्या सिचुएशन आप पढ़ रहे हैं इसमें? वेदांत देखे तो ओवरऑल इसने पूरे मेटल सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस है, अभी भी इसका अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है। हालांकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना जरूर स्टार्ट करा है, जो डाउनवर्ड गैप एरिया था इसको अप्रोच कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अपसाइड तो नहीं है।
थोड़ा बहुत कभी वो चलता है 270 तक आ सकता है, इसके ऊपर जाने की उम्मीद मुझे कमी है। तो 270 के आसपास है तो वहां पे अगर किसी ने नीचे में लिया है तो मुनाफा बांध लेना चाहिए। ओके, तो 270 के नीचे लिया है कि नीचे है ये काउंटर, थोड़ा सा ध्यान रहे आपके पास है तो आप कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग पर जोर देना शुरू करें। चलिए रिकैप कर लेते हैं हमारे जानकारों ने जो पोर्टफोलियो तैयार किया है आज के लिए, किन ट्रेड्स में सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। रत्नेश ने एक ट्रेड जोड़ा, एक जगह खाली रखी है। जीई शिपिंग आया है 1100 का टारगेट और 900 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं तो इधर थोड़ा सा ठंडा है ये काउंटर। अमित के पोर्टफोलियो में लेमन ट्री कैरी किया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कैरी किया, नया है कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया का 170 टारगेट, 145 स्टॉप लॉस। लेमन ट्री 140 का टारगेट है, 116 स्टॉप लॉस और उज्जीवन 70 का टारगेट, 58 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स में उज्जीवन फिसला 1%, लेमन ट्री 0.21% जोड़ रहा है, कैस्ट्रॉल 1.25% जोड़ रहा है। तो जो उज्जीवन निकाल रहा है वो जोड़ रहा है कैस्ट्रॉल। अब आते हैं वीरल के ट्रेड्स पर। एक तो इन्होंने 2 नए ट्रेड जोड़े, एक इंडिया बुल्स रियल 120 का टारगेट, 85 स्टॉप लॉस। पेटीएम फिर जोड़ा 700 का टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान कॉपर ये कैरी कर रहे हैं, 214 का टारगेट है इनका। और रिटर्न्स देखिए 5% की कमाई हिंदुस्तान कॉपर कर रहा है। पेटीएम थोड़ा ठंडा और इंडिया बुल्स रियल भी थोड़ा ठंडा। हिंदुस्तान कॉपर मेरे ख्याल में इनके ओवरऑल रिटर्न्स को कुछ बेहतर करेगा। अब लेकर आते हैं तीनों का पोर्टफोलियो रिटर्न्स, कुल मिलाकर कौन कितनी कमाई में है। तो 3.5% के रिटर्न्स अब आप रत्नेश के, 2% की कमाई वीरल के, वो हिंदुस्तान कॉपर का देखिए कमाल। अमित त्रिवेदी 0.69% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी बदलाव होगा और नए ट्रेड्स जो आएंगे उसका अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और साथ ही मिड कैप मंत्र में 1 बजे हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के प्ले के लिए। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन।